नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश अकेडमी। दोस्तों, आज ये हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 है। और जो दोस्तों हमारा इसमें चैप्टर चल रहा था उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। और दोस्तों आज हमारे जैव विविधता का पार्ट 5 है। यानी कि इससे पहले की क्लासेस में हमने 4 पार्ट में एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जैव विविधता को पढ़ा था। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी का आज ये पार्ट नंबर 5 है, यानी कि आज हमारा पूरी तरीके से ये जैव विविधता वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने इन सेतु कंजर्वेशन, एक्स सेतु कंजर्वेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करके पढ़ा था। तो और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं, जिसमें है साइट्स, ट्रैफिक, आईयूसीएन, बर्ड लाइफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, एनबीए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोस्तों जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं जो कि विदेश कहते हैं विश्व पहल द्वारा या भारत द्वारा जो पहल की गई है जैव विविधता को बचाने के लिए, तो वो आज सारे इंस्टीट्यूशन दोस्तों इस पूरे लेक्चर में कंप्लीट करके आज हम जैव विविधता के चैप्टर को बेटा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहल की गई है जो कि डायरेक्ट फैक्ट है हमारे एग्जाम में, खासकर आरओ और यूपी पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आइए इनसे स्टार्ट करते हैं ना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहल, आइए देखते हैं क्या क्या है। वर्ष 2021 से 2030 तक, यानी कि पूरा एक दशक हुआ। ठीक है, 2021 से 2030 तक को यूएनजीए द्वारा, यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के दशक नाम से घोषित किया गया था। कौन सी ईयर को? 2021 से 2030 तक को यूएनजीए द्वारा। बेटा याद रखना है, स्टेटमेंट में इस तरीके से दे दिया जाता है किसके द्वारा। हो सकता है वहां यूएनजीए के द्वारा आईयूसीएन डाल दे, यूनेप डाल दे, या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन का नाम डाल दे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 2021 से 2030 तक को यूएनजीए द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का दशक घोषित किया गया था। फिर 2011 से 2020 के जो दशक था, ये 2021 से 2030 तक का था, जिसे इकोसिस्टम का दशक घोषित किया गया। और 2011 से 2020 का जो बेटा यह दशक था उसे जैव विविधता का दशक घोषित किया गया था। ठीक है, इसका घोषित किया गया था 2011 से 20 तक को जैव विविधता का दशक घोषित किया गया था। फिर है जैव विविधता की वित्त पहल। ठीक है ना, यूएनडीपी द्वारा 2012 में प्रारंभ हुई थी, जिसे हम कहते हैं बायोफिन। ठीक है, शॉर्ट में जैव विविधता की पहल, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता की पहल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोफिन। ये एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है ना, इसको यूएनडीपी द्वारा 2012 में स्टार्ट किया गया था। देखिए बेटा याद रखिए किसके द्वारा किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं, फिर वहां आजकल आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस भी जो पेपर आ रहा है वो भी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है। तो बीच में वो इंस्टीट्यूशन के नाम देता है, फिर याद चेंज करके देता है, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जरूर हो रहा है। ठीक है, कि जैव विविधता का जो बायोफिन है ना, बायोफिन के जो इंस्टीट्यूशन है यूएनडीपी द्वारा 2012 में प्रारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? विकास के स्तर पर, है ना, डेवलपमेंट के लेवल पे जैव विविधता में वित्त अंतर को दूर करना, यानी कि जो उसमें डिफरेंसेस आते हैं, जब विविधता है, जैव विविधता है, उसके अंदर जो कहते हैं ना, जब फंड की जरूरत होती है उसके जो डिफरेंस आता है तो उसको वो दूर कर देता है। ठीक है, यानी कुल मिला के फंड को इंक्रीज करता है और उसकी जैव विविधता की जो अंतर, जो वित्त का अंतर है यानी डिफरेंसेस आते हैं उनको कम कर देता है विकास के स्तर पे। ठीक है, इसके स्तर बेटा विकास के स्तर पे। भारत में इसे एनबीए एमओईएफ द्वारा चलाया जाता है। किसे? जैव विविधता बायोफिन को भारत में किसके द्वारा चलाया जाता है? इसे एनबीए यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और एमओईएफ का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट द्वारा और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा भारत में इसे चलाया जाता है। ठीक है, ये बेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे। आइए अब देखते हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए कुछ वैश्विक पहल है। वो तो यूएनडीपी द्वारा कुछ चलाए गए, कुछ ईयर थे, कुछ सीधे इंपॉर्टेंट थे। अब है वन्य जीव संरक्षण के लिए बेटा वैश्विक पहल क्या क्या है। तो इसमें दोस्तों बेटा सबसे पहले जो है उसका नाम है साइट, है ना, CITES। आइए देखिए इसका पहले देखिए फुल फॉर्म क्या है। बेटा साइट का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, कन्वेंशन यानी कि सम्मेलन, किस पे? इंटरनेशनल ट्रेड पे, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, इसको हिंदी इसको शॉर्ट में साइट्स कहते हैं। वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो लुप्त होने वाली प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे सम्मेलन, कन्वेंशन बेटा, कन्वेंशन को बेटा हिंदी में सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सम्मेलन होता है जो कि वन्य जीवों वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, जो लुप्त प्रथा है बेटा, जैसे लुप्त होने वाली कोई स्पीसीज है, ठीक है ना, मान लीजिए टाइगर स्पीसीज है, वो जो लुप्त होने वाली है, बहुत कम जनसंख्या में हो गई है या लुप्त हो चुकी है, मतलब एकदम इंडेंजर्ड है, बहुत ही कम संख्या में बची मान ली कोई स्पीसीज। ठीक है, तो उनका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उस पर ये रोक लगाता है, कुल मिला के उसको मैनेज करता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा जो साइट्स है CITES, उसको 1963 ईस्वी में, कब? 1963 में आईयूसीएन की बैठक में, आईयूसीएन मेरे एक अलग इंस्टीट्यूशन है, अभी आगे मैं बताऊंगा, आगे इसको मैं पढ़ाऊंगा, आईयूसीएन है। ठीक है,
तो 1963 में आईयूसीएन की बैठक में प्रारूप तैयार किया गया था किसका, साइट्स का, तथा 1 जुलाई 1975 में ये लागू हो गया था, यानी कि प्रभावी हो गया था। क्या चीज बेटा लागू हो गया था, साइट्स, जो इसको हम पढ़ रहे हैं साइट्स, ये 1963 में आईयूसीएन की बैठक में इसको क्या कहता है, तैयार किया गया था इसका प्रारूप, और 1 जुलाई 1975 को ये प्रभावी हो गया था। बेटा ये लेजिस्लेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं एनवायरमेंट और इससे रिलेटेड जो है जैव विविधता इन सबसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, खासकर यूपीएससी में तो बहुत पूछ रहा है। यूपीएससी में तो इसकी लाइन लगा देता, हो सकता है 5-5 6-6 क्वेश्चन आपको लगातार इस तरह के इंस्टीट्यूशन से मिल जाए, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन या जो भी एक्ट आए हुए हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना भी है कि किसने कब किया था और कब लागू हुआ था, स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। बेटा साइट्स का मुख्यालय का है, साइट का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। बेटा देखिए कुछ जगह पर होता है कि क्या कहते हैं, कुछ जैसे मान लीजिए किसी सदस्य है किसी इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता सब पे बाध्यकारी को आपको मानना ही पड़े, लेकिन बेटा ये बाध्यकारी है, जो साइट्स है जो उसके सदस्य देश है उस ऊपर बाध्यकारी है, आपको मतलब उसके नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। संरक्षण के आधार पर इसे 3 सूचियों में बांटा गया है। तो बेटा संरक्षण का आधार है, यानी साइट जो साइट्स है वो किस तरीके से जंतुओं का जीवों का संरक्षण करती है, उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए बेटा अपेंडिक्स में 3 तरह की बेटा ये सूची है ना, अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। आइए देखते हैं इसमें कौन-कौन से, जैसे कि संरक्षण बेटा देखिए इसमें 2 चीजें हैं। बेटा अभी भी जुकाम मेरा पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो हो सकता है आवाज में आपको थोड़ा क्लैरिटी ना हो, तो थोड़ा-सा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए इसमें क्या है, साइट्स के तहत लगभग 38,000 से अधिक प्रजातियों को उनके संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर 3 सूचियों यानी 3 अपेंडिसेस में बांटा गया है। 3 सूचियां बेटा यही है, ठीक है। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। आइए अब इनको एक-एक करके देख लेते हैं। तो बेटा देखिए इसमें पहला है संरक्षण के स्तर पे और व्यापार के नियम, 2 चीज़ों में इसको तोड़ा गया है। तो जो पहला अपेंडिक्स है, उसमें क्या है, उन प्रजातियों के लिए जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, जैसे कि बाघ, एशियाई हाथी और गोरिल्ला, ठीक है, संरक्षण का स्तर है, ठीक है। और इसके व्यापार का नियम क्या बनाया है अपेंडिक्स 1 में? पहले तो इसमें देखिए ध्यान रखिए, फिर से ध्यान रखिए। सबसे पहले तो अपेंडिक्स 1 में कौन-सा स्तर है संरक्षण का? ये सिर्फ उन प्रजातियों के लिए है जो विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है? जैसे बाघ, एशियाई हाथी, गोरिल्ला। अब व्यापार के नियम क्या है कि इनका व्यावसायिक व्यापार तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कि आप इनको आप ट्रेड नहीं कर सकते इन जानवरों का, जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जो विलुप्त होने के कगार पे है। केवल असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि वैज्ञानिक शोध में अनुमति मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, पहला अपेंडिक्स में, ठीक है। अब आइए दूसरे में देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि उन प्रजातियों के लिए जो अभी विलुप्त तो नहीं है, लेकिन यदि व्यापार नियंत्रित नहीं किया गया तो वो खतरे में आ सकती हैं। यानी कि यानी बेटा इल्लीगल अगर उनका ट्रेड होता रहा, उनको मारते रहे या उनको उनका किसी और चीज़ में यूज़ होता रहा, ठीक है ना? तो उनकी संख्या फिर से कम हो जाएगी। यानी अभी तो विलुप्त की कगार पे नहीं है, लेकिन ऐसे ही उनका क्या कहते हैं इल्लीगल ट्रेड होता रहा तो वो विलुप्ति की कगार पे पहुँच जाएँगे। दूसरे अपेंडिक्स में वो जानवर आते हैं जो कि अभी विलुप्ति की कगार पे नहीं है, लेकिन अगर उनका व्यापार पे नियंत्रित नहीं किया गया तो वो खतरे में आ जाएँगे। इसके देखिए व्यापार का क्या नियम है? व्यापार की अनुमति तो है ऐसे लोगों को, लेकिन उसके लिए निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है, और ये सब चीजें करता कौन है, साइट्स, क्योंकि वो साइट्स के अंदर पड़ रहे हैं। ये किस तरीके से उसके ट्रेड को कहते हैं मतलब कुछ मिला के मॉनिटर करता है, ठीक है। आइए देखिए तीसरे अपेंडिक्स में क्या है। तीसरे में क्या था, वहां वे प्रजातियां शामिल हैं जिन्होंने किसी एक देश ने अपने यहाँ संरक्षित किया है और व्यापार रोकने के लिए अन्य देशों से मदद मांगी है, ठीक है। ऐसा देश कि बेटा ऐसी प्रजाति शामिल इसमें किसी एक देश ने संरक्षित किया है और उसी देश ने अन्य देशों से अपने सदस्यों से मतलब साइट के सदस्यों से बोला है कि भाई आप भी हमारा इसमें मदद करें और ये जो जीवन है उनको संरक्षित करने के लिए, व्यापार रोकने के लिए हमारी मदद करें। देखिए इनके व्यापार के लिए तो मूल देश से प्रमाण पत्र और उचित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि जिस देश ने उस जानवर को संरक्षित करा हुआ है, सबसे पहले तो आपको वहां से उसकी परमिट लेनी पड़ेगी, उसके दस्तावेजों को लेना, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको ट्रेड उसका कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से देखिए ये 3 ट्रेड हो गई हैं, ठीक है। पहले में क्या था कि सिर्फ उन प्रजातियों को जो कि विलुप्ति की कगार पे है उसके लिए व्यावसायिक व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित था। दूसरे में क्या था, वो प्रजातियां जो विलुप्त नहीं है लेकिन अगर उसका लीगल ट्रेड होता रहा तो वो विलुप्त हो जाएंगी। इसके लिए क्या था, व्यापार की अनुमति है लेकिन इसके लिए परमिट चाहिए होगा। और तीसरा ऐसा क्या था कि किसी एक देश ने किसी जीव को अगर संरक्षित कर रखा है तो उसको वो अन्य देशों से भी मदद मांग रहा है। और दूसरी बात, व्यापार के लिए मूल देश से प्रमाण पत्र और उचित दस्तावेज चाहिए, वो देश जिसने उस जीव को संरक्षित कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से बेटा ये देखिए 3 अपेंडिक्स है, जैसे हम लोगों ने बताया संरक्षण के आधार पर इसे 3 सूचियों में बांटा गया था साइट्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से 3 अपेंडिक्स थे। अब आइए देखिए साइट्स के मुख्य कार्य क्या है। बेटा सबसे पहले कि अवैध व्यापार पे रोक, मैंने जैसे अभी बताया कि व्यापार में किस तरीके से रोक लगता है कि कहीं परमिट जरूरत कर देते हैं, कहीं पे किसी देश द्वारा फिर वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके दस्तावेज चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। सतत व्यापार को भी देखता है,
यानी कि व्यापार जो है वो कितने तरीके से चल रहा है, उसमें इलीगल वर्क तो नहीं हो रहा है ना? जो चीज़ है अगर मान लीजिए व्यक्ति कगार पे तो उसका तो उस जीवों का तो व्यापार नहीं हो रहा या इलीगल तरीके से तो नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को कौन देखता है बेटा? साइट्स होता है। और तीसरा मुख्य कार्य क्या है? पिरामिड प्रणाली को जारी करना, यानी कि व्यापार के लिए जो पिरामिड प्रणाली है उसको देखना। ये सब कार्य किसके हैं बेटा? साइट्स के। ओके? भारत में 1975 में देखिए इसको लागू हो गया था, ठीक है? और भारत में 1976 ईस्वी में साइट्स का सदस्य बना, ठीक है? लागू कब हुआ था साइट्स? 1975 में, लेकिन भारत इसका सदस्य कब बना बेटा? 1976 में, 1976 में। भारत में इसे लागू करने की जिम्मेदारी वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी डब्ल्यूसीसीबी और पर्यावरण मंत्रालय की है, यानी कि भाई MOEA मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, ठीक है? और डब्ल्यूसीसीबी, ये दो लोग मिलके ये क्या कहते हैं भारत में साइट्स को रेगुलेट करते हैं, यानी कि चलाते हैं, ठीक है? जो भारत बना 1976 में बना और भारत में चलाते कौन-कौन से? डब्ल्यूसीसीबी और पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है? वन्यजीव अपराध क्या कहते हैं? ब्यूरो। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन है। ये सब बेटा मैंने अभी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं उसके बाद मैंने आपसे वादा भी किया हुआ है कि आखिरी में मैं एक इंस्टीट्यूशन की सारी लेजिस्लेशन की और जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है या जो भी सबमिट्स हुई हैं या जितने भी एक्ट्स हैं, उन सबको मैं एक साथ करा दूँगा। अभी तो यहाँ पे मैं सिर्फ जैव विविधता की पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी आपका चैप्टर चल रहा है, लेकिन मैं अलग से जब एक बार करूँगा जिसमें सारे एक साथ करा दूँगा आपको, ठीक है? जिसमें कि आपको बार-बार भागना नहीं पड़ेगा और एक साथ आपके सारे इंस्टीट्यूशन, सारे एक्ट्स और सारे सबमिट्स एक बार में एक ही 2-3 वीडियो लगेंगे बेटा, वो सारे एक बार में आ जाएँगे, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पढ़ लीजिए। हाल ही में लाल चंदन, ठीक है, और कछुए की तस्करी के रोकने के लिए साइट्स ने कई प्रयास किए हैं। अब ये लेटेस्ट है बेटा, इसको ध्यान रखिए, ठीक है? साइट्स की सदस्य देशों की जो बैठक होती है वो 2 से 3 साल में एक बार होती है, जिसे हम कहते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जितने भी सदस्य देश है बेटा साइट्स के, उनकी एक सम्मेलन होता है हर साल, क्या कहते हैं, हर 2-3 साल में, तो उसको सीओपी बोलते हैं। सीओपी के नाम COP1, COP2, CO, तो सीओपी का वहाँ मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है? सम्मेलन करने वाली पार्टीज। ओके? अब आइए देखिए दूसरा यहाँ पे बेटा ये इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है ट्रैफिक। पहला कौन था? साइट्स। दूसरा बेटा ये कौन सा है? ट्रैफिक। आइए देखते हैं ट्रैफिक में क्या-क्या है। ट्रैफिक है देखिए, सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा फौना इन कॉमर्स, यानी कि वन्य जीव व्यापारी निगरानी नेटवर्क। वहाँ बेटा वहाँ पे वो संरक्षण की बात कर रहा था साइट्स, क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो ट्रैफिक है ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात कर रहा है। वो भी व्यापार को क्या कहते हैं देखता था, लेकिन वो वन्य जीव संरक्षण के साथ व्यापार को देखता था। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं वन्य जीव के व्यापार की निगरानी के नेटवर्क को देखेगा। आइए समझते हैं ये क्या-क्या है। ये एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि एनजीओ है, जो कि 2 बड़े संगठन WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बेटा IUCN अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? इन 2 चीज़ों से मिलके ये एनजीओ बनता है, जो संयुक्त कार्यक्रम है उसी को हम कहते हैं बेटा। इन दोनों का जो संयुक्त एक कार्यक्रम है, इन दोनों से मिलके बना नहीं है। यानी कि WWF और IUCN बेटा 2 ये इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों का जो संयुक्त कार्यक्रम है, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? ट्रैफिक, ठीक है? उसमें साइट्स में क्या था, वो वन्यजीव और ट्रेड दोनों को देखता था। यहाँ पर सिर्फ ये वन्यजीव के ट्रेड यानी कि व्यापार की निगरानी का नेटवर्क ये को देखता है, ठीक है? देखिए इसका मुख्य क्या कहते हैं जो मुख्यालय है, वो मतलब जो हेडक्वार्टर है वो यूके कैम्ब्रिज में है, ठीक है? अब इसका उद्देश्य क्या-क्या है? निगरानी करना, अवैध व्यापार को रोकना, जागरूकता फैलाना, लोगों के अंदर अवेयर फैलाना, इन जानवरों को आप नहीं करना चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए, एंडेंजर्ड में है, ये ये कम संकटग्रस्त हैं, या बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, ये सही है, इनका हो सकता है, या साइट्स को सहायता करना। ठीक है ना? साइट से एक थोड़ा-सा बड़े स्तर पे है, और ट्रैफिक से, क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को देखता है, और साइट वन्यजीव संरक्षण और ट्रेड ट्रेड यानी कि व्यापार दोनों को देखता है, ठीक है? यही दोनों में डिफरेंस है। अभी आगे बताऊँगा अभी क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना? लेकिन आपको यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि यहाँ पर ये निगरानी करता है, लेकिन वो सिर्फ संरक्षण या जो साइट्स था, वो आपके जंतु को संरक्षण और क्या कहते हैं ट्रेड दोनों को देखता है। यहाँ पे ये सिर्फ ट्रेड को देखता है और साइट्स की सहायता भी करता है, ठीक है? अब देखिए, भारत में ट्रैफिक का कार्यालय 1991 से नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है? भारत में जो कहते हैं इसका ट्रैफिक का जो कार्यालय है, वो 1991 में नई दिल्ली में स्थित है, ओके? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ये समझना ज़रूरी है। ट्रेड और साइट्स में अंतर क्या है? देखिए पहला क्या है, ये देशों के बीच एक सरकारी समझौता है, ठीक है? और ये एक एनजीओ है। ये बेटा दोनों के बीच में सरकारी समझौता एकदम बाध्यकारी था, साइट्स के जितने भी सदस्य थे, लेकिन यहाँ पे ये कोई बाध्यकारी नहीं है क्योंकि ये एक एनजीओ है और ये एक सरकारी समझौता है, ट्रीटी है, ठीक है? देशों की आपस में। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, बाइंडिंग है, मैंने बताया भी थे, और ये केवल परामर्श और डेटा देता है, बाध्यकारी ये नहीं है, ठीक है? कुछ होती है, कुछ नहीं होती, ये समझना पड़ेगा। ये नियम और कानून बनाता है, जबकि ये अनुसंधान, रिसर्च और निगरानी करता है। मैंने कहा ना ट्रैफिक सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करता है, और वो नियम और कानून सारी चीजें बनाता है, वो बड़े लेवल पे है थोड़ा साइट्स। जो ट्रैफिक है बहुत छोटे लेवल है, क्योंकि एक तरीके से ये कार्यक्रम है किसका?
मैंने बताया था WWF और IUCN का एक संयुक्त ये कार्यक्रम है, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंस हो गया ट्रैफिक और साइट्स में। आइए अब देखिए मेन चीज है IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN। आइए देखते हैं ये क्या होता है। पहली बात तो ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। ये बेटा पूछ लेता है कौन सा सबसे पुराना कौन सा सबसे बड़ा है, तो यही भी है, सब साइट्स भी है और ट्रैफिक भी है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा है, वो है आपका IUCN। सारी चीजों को रेगुलेट मेनली तरीके से यही करता है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, यानी कि उसके प्राकृतिक संरक्षण को और प्राकृतिक संसाधन के सतत उपयोग जो उसका यूटिलाइजेशन है को कार्य करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी NGO है ना। सबसे पहले बेटा याद क्या रखें कि ये भी एक NGO है जो कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए नेचर के, और प्राकृतिक संसाधनों यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके क्या कहते हैं सतत उपयोग के लिए कार्य करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी यानी कि एक NGO संगठन है, ठीक है। इसका मुख्यालय बेटा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। बेटा याद जरूर, सबके मैंने बताए हैं, सबको याद जरूर रखिएगा किसके कहाँ पर है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड, किसका कहाँ पे, ये पूछ लेता है। हो सकता है आपको क्या कहते हैं मैच करने को आ जाए, 3-4 आपको इंस्टीट्यूशन दे दे इससे रिलेटेड कि ये ट्रैफिक का है या IUCN का है या साइट्स का है या अदर किसी का है, NBA है, सबको दे देगा, उसके फिर आपके वो पूछ लेगा, ठीक है, मुख्य हेडक्वार्टर्स, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 में, ठीक है। और फ्रांस के फ्रांटोब्ली में हुई थी, फैंटेब्लो, ठीक है ना, फैंटेनब्लो। बेटा बड़ा अजीब वर्ड है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। फ्रांस के फैंटेनब्लो में हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में, ठीक है। इस ये क्या था, हाँ, इसे UN में यानी कि यूनाइटेड नेशन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये UN का हिस्सा नहीं है। बेटा कुछ लोग ये लिख देते हैं स्टेटमेंट में दे देंगे, IAS मतलब UPSC क्वेश्चन क्या कर देता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर उसमें 3-4 स्टेटमेंट देता है, उसमें एक गलत भी रहता है, तो क्या कह देगा UN में पर्यवेक्षक के रूप में तो है, लेकिन नीचे लिख देगा UN का हिस्सा भी है, तो ये UN का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन में एक पर्यवेक्षक के रूप में इसका दर्जा प्राप्त है, किसे, IUCN को। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ जो कि एग्जाम में से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा UPSC और UPPCS में, ठीक है ना। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग को तब मजा आएगा, तब आपको याद रखेगा कि हाँ सर ने क्या कहते हैं आपको कुछ कोई चीज अच्छी पढ़ाई हुई है, ठीक है। आपको डायरेक्ट आपको ढूंढना नहीं पड़ता कहाँ क्या है, क्या रिलेटेड है, सब आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है। फिर बेटा IUCN की एक रेड लिस्ट होती है, ठीक है ना, जिसमें कि संकटग्रस्त जानवरों जीवों को रखा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है बेटा उसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और IUCN रेड लिस्ट संकरग्रस्त पौधों जंतुओं के प्रजातियों के संरक्षण स्थिति पर विश्व की सबसे व्यापक सूची है। जो बेटा रेड लिस्ट है IUCN की सबसे व्यापक सूची है, इससे अच्छी कहीं नहीं है, यानी कि इसमें जितने भी संकटग्रस्त पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सबका यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। तो IUCN रेड लिस्ट शामिल सूची, बेटा जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें 2 तरह की सूची होती है जिसमें वो डिफाइन करती है कि किस तरह के जानवर या जीव या पेड़ पौधे किस तरीके के उसमें आते हैं। आइए देखते हैं। तो जो उसमें पहला है वो है बेटा पिंक पेजेस, ठीक है। IUCN में 2 तरह की लिस्ट होती है, पिंक पेजेस एक ग्रीन पेजेस। तो आइए पहले देखते हैं पिंक पेजेस में क्या होता है। बेटा पिंक पेजेस में इसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है, पहली बात होती है। जो गुलाबी पिंक पेज होते हैं, गुलाबी पेज होते हैं, उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की जानकारी उपलब्ध होती है। और बेटा दूसरी आती है ग्रीन पृष्ठ, ग्रीन पेजेस यानी हरा पृष्ठ, जिसमें उन प्रजातियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है जो कि पहले से संकटग्रस्त नहीं थी परंतु बाद में इस स्तर तक पहुंच गई कि जो संकटग्रस्त ना हो, ठीक है। तो देखो बेटा बेटा ऐसी कौन सी कि जो कि पहले से संकटग्रस्त नहीं थी परंतु इस स्तर पे पहुंच गई जो कि संकटग्रस्त ना हो, इस स्थिति पे ना पहुंच जाए कि ना हो, ठीक है। पहले में क्या था कि बहुत ज्यादा संकटग्रस्त थी और दूसरे में ऐसे थी कि संकटग्रस्त वो नहीं है लेकिन ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कहीं को संकटग्रस्त हो जाए, उस तरह के जानवरों की लिस्ट ग्रीन पृष्ठ में यानी कि ग्रीन पेजेस में दी जाती है, ठीक है। फिर क्या है IUCN रेड लिस्ट में प्रजातियों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। बेटा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन यूपीपीसी से आ रहा है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, उसमें ये सब नहीं पूछेंगे क्या है 9 के नाम, लेकिन ये पूछ लेंगे कितनी लिस्ट होती हैं, कितने उसमें किस तरह की सूचियां हैं, क्या कहते हैं आपके IUCN की रेड लिस्ट में 2 तरह की है, गुलाबी पेजेस और ग्रीन पेजेस, ठीक है। ये सब यूपीपीसी और आपके ROR पूछता है, लेकिन यूपीएससी में बेटा डिटेल में जाता है, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में डिटेल में जाएगा, क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन का नाम देगा, हेडक्वार्टर पूछ लेगा कब हुआ क्या नहीं, कौन बाध्यकारी नहीं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या है 9 तरह की श्रेणियों में बांटा गया IUCN की कहते हैं लिस्ट को, प्रजातियों को 9 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है विलुप्त, दूसरा है वन विलुप्त, तीसरा है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, चौथा है संकटग्रस्त, पांचवा है उच्च जोखिम, छठा है निकट संकटग्रस्त, पांचवा है
कम चिंताग्रस्त, 8वां है आंकड़ा पर्याप्त, इसके पास आंकड़े नहीं उन जानवरों के, और 9वां है बिना मूल्यांकन, यानी कि उनका अभी कोई मूल्यांकन किया ही नहीं गया कोई जानवरों का। बेटा ये आप इसको ये ध्यान लिखिए, यूपीएससी के लिए खास कर पढ़ लीजिएगा। यूपीपीसीएस और कहते हैं आरओआर डायरेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप उसमें भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, क्योंकि आजकल यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, लेकिन यूपीएससी वाले तो बेटे 9 के 9 नाम को जरूर रट ले। ठीक है, और 2 तरह की सूची होती है बेटा, कौन कौन सी, एक आपकी ग्रीन होती है, एक आपकी पिंक होती है। पिंक पेजेस हो गया, और बेटा ये क्या हो गया आपका ग्रीन पेजेस हो गया। ठीक है, जरूर याद रखिएगा कि इसमें किस किस तरह के जानवर आते हैं। अब आयुसीएन के मुख्य कार्य क्या है बेटा, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत जरूरी है, पेड़ पौधों जीव जंतुओं का कि कैसे रुकेंगे, किस तरह से उनका होगा, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इनकी क्या है विविधता, क्या है, कहाँ पाए जाती है, कहाँ नहीं पाए जाती, ये सब क्या काम है, वैज्ञानिक अनुसंधान का। नीति का निर्धारण, इनको बचाना है नहीं बचाना है, इनको कितनी छूट देनी है, इनके ट्रेड को, इलीगल ट्रेड को रोकना है नहीं रोकना है, कितना इनको व्यापार को देखना है। ठीक है ना, तो नीति निर्धारण होता है। संरक्षण की परियोजनाएं चलाती है कि इन्हें किस तरह से संरक्षित किया जाए, इनके हैबिटेट यानी कि इनके प्राकृतिक आवास में रखा जाए, या इनको कहीं और रखा जाए, यही सब तो लोग पढ़ते आ रहे हैं ना इन सेतु एक्स सेतु में, यही सब तो है बेटा। और फिर विश्व धरोहर को भी आयुसीएन ही क्या कहते हैं, चलाता है कि ये विश्व धरोहर है, इसको हमको बचाना है। ठीक है, ये सब काम किसके हैं बेटा, आयुसीएन के। अब भारत में जो आयुसीएन का सदस्य कब बना, 1969 में बेटा, इंपॉर्टेंट है, सब याद रखा करिए। भारत का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसका नोडल विभाग है, किसका, आयुसीएन का। ठीक है, भारत में आयुसीएन का कार्यालय 2007 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, और भारत की कई प्रजातियां जैसे कि नीलगिरी, कस्तूरी मृग आयुसीएन की एंडेंजर्ड सूची में शामिल है। इसकी बेटा पूरी लिस्ट मैंने आपसे बताया हुआ है, ये सब चीजें मैं वीडियो में करा दूंगा, जब लास्ट में मैं सारी इन सब चीजों को इंस्टीट्यूशन और एक्ट और ये सब कराऊंगा, तो इन सब की जो लिस्ट भी है ना, जय मंडल के और जितने भी वन है और आपकी ये सब चीजें हैं, ये सब जब मैं अभ्यारण अभ्यारण कराऊंगा तो उसमें उसकी भी लिस्ट मैं आपको दूंगा। तो बेटा ये भारत के क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिया क्या क्या चीजें हैं, आप इसको जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, इसको भारत कौन सा इसका नोडल विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 1969 में सदस्य बना, और 2007 में दिल्ली में इसका कार्यालय स्थापित हुआ आयुसीएन का, और भारत की जो ये है प्रजातियां आयुसीएन की एंडेंजर्ड सूची में शामिल है, हालांकि मैं इसको डिटेल में दूंगा। ओके, अब बेटा आता है अगला, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये भी एक इंस्टीट्यूशन है या कार्यक्रम है, आइए देखते हैं क्या है। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी वैश्विक संरक्षण संगठन जो विशेष रूप से पक्षी और उनके आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है। बेटा आईयूसीएन भी सबसे पुरानी है, लेकिन वो ओवरऑल के लिए सबसे पुरानी वही है, वो ओवरऑल के लिए है, लेकिन जो ये बर्ड लाइफ है ये पक्षियों के लिए सबसे पुरानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन फंसाता है, फंस जाएंगे आप, क्वेश्चन गलत हो जाएगा इजी। ठीक है, यूपीपीसीएस और आरओआर में भी आते हैं, लेकिन डायरेक्ट आते हैं, वो इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी वैश्विक संगठन है कौन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि विशेष रूप से पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण पर केंद्रित होती है। विश्व के 120 स्वतंत्र संरक्षण संगठनों एनजीओ का एक ये वैश्विक नेटवर्क है। बेटा इसमें 120 देखिए, विश्व के 120 सुरक्षित संरक्षण संगठन एनजीओ का, जो एनजीओ होते हैं ना स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, उसका नेटवर्क है। कितने, 120 एनजीओ का ये नेटवर्क है। कौन सा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये आईसीएन के तहत पक्षियों के लिए आधिकारिक रेड लिस्ट अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आईयूसीएन के अंदर देखिए हमने सबसे बड़ा तो आईयूसीएन ही है, उसी के अंदर ही सारी चीजें काम होती है, लेकिन ये पक्षियों के लिए सबसे पुराना है। तो आईसीएन के तहत पक्षियों के लिए जो आधिकारिक लिस्ट बनाता है, अथॉरिटी के रूप में कौन काम करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके में है। ठीक है, हालांकि उससे देखिए पुराना ही है, लेकिन ये कि वो सबके लिए है। ये देखिए आईयूसीएन है ना, आईयूसीएन बेटा कब हुआ था, देखिए आईसीएन हुआ था 1964 में। ठीक है, ये हुआ था 1964 में, ये हुआ है 1922 में, हालांकि सबसे पुराना यही है देखा जाए तो। इसका भी मुख्यालय कैम्ब्रिज यूके में है, लेकिन क्या है कि वो ओवरऑल सबके लिए, ये सिर्फ सिर्फ पक्षियों के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भारत में बर्ड लाइफ का काम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोशल बीएनएचएस के माध्यम से होता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, भारत में वाइल्ड लाइफ का काम ये देखती है, और भारत में गिद्धों और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का जो अभियान चला था वो इसी के तहत चला था। किसके तहत, बर्ड लाइफ का काम जो करती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा। ओके, फिर बेटा एक आता है विश्व जन्य कोष, WWF। ठीक है, ये कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए जो वन्य जीवों के लिए विश्व का है, उसके लिए फंड जो इकट्ठा करती है वो कौन सी है, WWF। बेटा वर्ल्ड WWF नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका लोगो पांडा बियर के प्रकृति संरक्षण। ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ अभी यूपीपीसीएस या शायद आरओआर में, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि जो WWF है उसका जो लोगो है वो कौन है, पांडा है, पांडा बियर, तो इसके प्रकृति का प्रतीक है। ये बहुत फेमस भी है, अक्सर आप लोग देखते होंगे बुक में, आपने अक्सर या देखा हो कहीं ना कहीं, कुछ जब चलता रहता था आता है। 29 अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये गैर सरकारी संगठन यानी कि ये भी एक एनजीओ है। ठीक है, उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण को रोकना।
ठीक है? देखिए इसका एक सिंपल सा काम है, वन्यजीव का जो फंड इकट्ठी करती है वो क्या है? विश्व के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना, यानी कि उनको जो क्या कहते हैं खराब हो रहा है, जो प्रकृति का पर्यावरण है उनको रोकना। ठीक है बेटा? बहुत सिंपल सी बात है। और ये 6 क्षेत्रों में काम करता है, डब्ल्यूएफ 6 क्षेत्रों में काम करता है। खाद्य यानी खाने के लिए जो रिसोर्सेस हैं, जलवायु, जल, वन्यजीव, वन और महासागर। ठीक है? ये बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो खाना नहीं रहेगा, रिसोर्सेस कम हो जाएँगे, जीव-जंतु मरने लगेंगे, जलवायु को बचाना है, जल को बचाना है, पिएँगे क्या? वन्यजीव जो वहाँ पे रहने वाले जीव हैं, वन नहीं रहेंगे तो वन्यजीव कैसे सह पाएँगे और फिर महासागर। ठीक है? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन हो जाता है। फिर बेटा देखिए क्या है कि आपका जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए भारत की पहल अभी तक क्या थी? पहले यूएन की पहल थी, फिर वैश्विक पहल थी, अब ये भारत की पहल है। ठीक है ना? देखिए इसमें इसमें सबसे पहले देखिए आता है एनबीए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। एनबीए का नाम आपने बहुत सुना हुआ होगा। आरओ में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। बेटा डायरेक्ट यूपीपीसी से आरओ में क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशन भारत की जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एक्ट है, उनके तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको रटने होंगे। विश्वास मानिए मेरी बात का, इस यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। लास्ट में मैंने बताया ना जब सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो लास्ट में इसकी एक पूरी लिस्ट दे दूंगा आपकी, सारे एक्ट्स की, इंस्टीट्यूशंस की और जितने भी सम्मेलन हुए हैं। ठीक है? परेशान मत होइएगा आप लोग। क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए क्या है? इसका फुल फॉर्म नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक समझते होंगे अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है। ठीक है? यानी कि नियम द्वारा उसे एक्ट इसको बनाया गया है। इसको लागू 2003 में किया गया था और जैव किसके अंतर्गत? जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। जो जैव विविधता अधिनियम है वो 2002 है, लेकिन इसे लागू कब हुआ था बेटा? 2003 में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो जैव विविधता अधिनियम यानी कि जो एक्ट आया था एनबीए, ठीक है, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, वो सन 2002 में आया था, लेकिन इसे लागू 2003 में किया गया था। कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका बेटा जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है। ये मोएफेक यानी कि वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के तहत एक स्वायत्त संस्था है, स्वयं एक संस्था है। ठीक है? और सबसे बड़ी बात, एनबीए एक बेटा त्रिस्तरीय रचना है, यानी कि थर्ड लेयर की एक संरचना है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर एक स्थानीय स्तर पे है। ठीक है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे हमारी सरकार होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर एक लोकल बॉडीज। ठीक है? उसी तरीके से एनबीए 3 तरीके के राष्ट्रीय, राज्य, मतलब नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे, फिर स्थानीय स्तर पे, यानी कि लोकल बॉडीज जैसे होती है। ठीक है ना? आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, आपको मालूम होना चाहिए। मैं पॉलिटी बेटा मेरी चल भी रही है, आप देखिएगा क्या कहते हैं, घटना चक्री पॉलिटी सीरीज में मैं चला रहा हूँ। आपको अगर वो पढ़ना उसको भी पढ़िएगा, वो भी वो सीरीज बेटा पूरी पूरी यूपीपीसीएस आरओ पेज पे है मेरी, उसमें यूपीएससी का कोई काम नहीं है। वो आरओ यूपीपीसीएस और जितने भी क्या कहते हैं आपके वनडे एग्जाम है सारा उसी पे पेज है, उसको जरूर जाके देखिएगा बेटा, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? टू द पॉइंट मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ। घटना चक्र सीरीज के नाम से मैं चला रहा हूँ शॉर्ट नोट्स के। ठीक है? तो क्या है, एनबीए एक त्रिस्तरीय रचना होगी, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। फिर इसके कार्य क्या क्या है? पहुंच और लाभ साझाकरण। पहली बात तो पहुंच, वहां तक पहुंचना हर जगह तक। ठीक है ना? एनबीए क्या होता है, जिसने बायोडायवर्सिटी को हर जगह पहुंचना, उसकी हर जगह पहुंच लेना, यानी कि लोगों को अवेयर कराना। और लाभ का साझाकरण करना, जो भी उससे लाभ हो रहे हैं और सभी पशुओं और जीवों को मतलब बराबर रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बियर को बचा रहे हैं तो सिर्फ बियर के उससे जो लाभ होगा तो उसको क्या कहते हैं आपको टाइगर को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। सब में समान समांतरण होगा, लाभ साझाकरण होगा। ठीक है? दूसरा क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार। बेटा बौद्धिक संपदा अधिकार आपने अगर पढ़ा होगा आपको, तो अगर आप नहीं जानते तो उसको आईपीआर कहते हैं, मतलब कुल मिला के बौद्धिक संपदा बेटा हो जाती है। ठीक है ना? इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप डायरेक्ट ये समझ लीजिए, पहुंच और लाभ साझाकरण होता है, दूसरा बौद्धिक संपदा होती है। मतलब एक तरीके से किसी चीज का पेटेंट करा लेना। ठीक है ना? तो बौद्धिक संपदा होती है, उसका अधिकार भी ये देता है। ठीक है? क्या देता है? एनबीए। ठीक है? फिर विरासत स्थलों की घोषणा करना। विरासत स्थल होते हैं बेटा, है ना? विरासत में मिला हुआ हमारी चीजों को, पुरानी चीजें हैं उनको बचाना। ठीक है? स्थलों की उनकी घोषणा करता है और सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। कौन? एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। बेटा दूसरा है वन्य जीव संरक्षण नियम। ये तो आपने सबने पढ़ा होगा, ईयर पूछता है डायरेक्टली, वन्य जीव संरक्षण नियम और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी हैं सबके सारे ईयर पूछता है। पीसीएस और आरओ में वो मैं सारे कराऊंगा। ठीक है? अभी यहाँ पर लेकिन 1922 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हम पढ़ रहे हैं। टेंशन मत लीजिएगा, आपको कोई भी चीज छूटने नहीं दूंगा मैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आते जाएंगे, आपकी सारी चीजें कंप्लीट होती जाएगी। उसके बावजूद भी, हालांकि मैं चैप्टर के बीच में कराऊंगा, उसके बाद भी मैं अलग से जब पूरे ये चैप्टर हो जाएंगे तो उसके बाद में आपकी सारे इंस्टीट्यूशन और लेजिस्लेचर और जितने भी आपके ये एक्ट और सबमिट्स है सब मैं एक साथ करा दूंगा, जिससे आपकी कोई भी छूट छूटे ना, और आपको एक ही जगह पे सारी चीजें वीडियो में मिल जाएंगी और आप डायरेक्ट पढ़ के एग्जाम दे देंगे। ठीक है? आइए देखते हैं क्या है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो भारत में वन्यजीव सुरक्षा और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसलिए भारत में वन्यजीव की सुरक्षा के लिए,
अवैध शिकार को रोकने के लिए और व्यापार को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है? जैसे कि ट्रैफिक काम करता है, IUCN काम करता है। तो ये भारत की पहल है। इनमें कुल 6 अनुसूचियाँ हैं। इसके तहत इनमें कुल 6 अनुसूचियाँ, बेटा ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 अनुसूचियाँ हैं और इसके तहत महत्वपूर्ण निकायों की, यानी कि बॉडीज़ की, ठीक है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं भारत में, वो इनके तहत इनकी घोषणा की गई। आइए देखते हैं कौन-कौन सी है। पहला है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, ठीक है? दूसरा है राज्य वन्यजीव बोर्ड, पहले नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। तीसरा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ठीक है? चौथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसी हमने पढ़ा है, चिड़ियाघर हमने पढ़ा हुआ है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, WCCB, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये सब बेटा अभी हम लोग यहाँ पे इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको मैं अलग से, मैंने बताया ना, सारी चीज़ों को डिटेल में आपको एक-एक बताऊँगा कौन से ईयर में हुआ है, क्या-क्या लेजिस्लेशन है, ठीक है? इन 6 यहाँ फिलहाल लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? सॉरी, हाँ, वाइल्ड लाइफ 1972, ठीक है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो इसके अंतर्गत बेटा कितने निकाय हैं? ये 5 निकाय हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत बनाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव प्राधिकरण क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 1972 के अंतर्गत ये 5 निकायों को बनाया गया है, ठीक है? ये बॉडीज हैं जो भी भारत में एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करती हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा चैप्टर रहा और आज से हमारा, आज इसे कहते हैं, जो ये हमारा जैव विविधता का बेटा क्या कहते हैं, 5वां क्या कहते हैं, पार्ट था और आज से हमारे ये आज क्लास 15 में, लेक्चर 15 में हमारा बायोडायवर्सिटी पूरी तरीके से मेरी तरफ से खत्म हो गया है, ठीक है? मैं इसको वाइंड अप करता हूँ इस चैप्टर को, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप बताइए आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन-सा पढ़ना है? हम लोग क्लाइमेट चेंज को पढ़ें स्टार्ट करें या पॉल्यूशन को स्टार्ट करें? अगर आपको जो भी समझ में आए, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा हो, पहले पढ़ना आप चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके रहेगा, जिस तरीके से आप उसमें कमेंट करेंगे, उस तरह से मैं आपको लेक्चर को स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पूरी तरीके से खत्म होती है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगेगा और बेटा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए चैप्टर और नए वीडियो में, एकदम नई एक नए चैप्टर की शुरुआत है। थैंक यू।